हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीम स्टडी। हम बात करने वाले हैं आज चैप्टर क्लास 12 के स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। आप सभी को पता है कि हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, और हम लोगों ने बात करी थी कि जब रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में एटम के सेंटर पर कुछ पाया गया था जिसका नाम था न्यूक्लियस। ठीक है, जो जेम्स चैडविक ने जिसके बारे में मल्टीपल ऑफ एक्सपेरिमेंट करके ये बात हमको बताई। तो हमारे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस और उसके अंदर क्या क्या होता है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में बिना किसी देरी किए। और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी हम इसमें क्वेश्चन कराएंगे, जो भी कुछ कराएंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह से कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस किस तरह से होता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने। द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक लेड हाइजेनबर्ग टू प्रपोज प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। यहाँ पर इन्होंने प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस जो है दी थी। हाइपोथेसिस मतलब आप लोग समझते होंगे, एक रिसर्च का पेपर होता है जिसको हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्लियर? इन्होंने प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस जो है दिया था इन 1932 में। और जो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होता है मेनली जो है बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी न्यूक्लियाई के। अब जैसे भी कोई एटम है, एटम मान लेते हैं ये एटम है ना। अब ये एटम है और इसके अंदर जो है ये हमारा न्यूक्लियस है। सपोज मान लेते हैं एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक होंगे वो क्या होंगे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये बात सभी को पता है। और एक चीज़ और भी होती है, अगर हमारा कोई भी एटम है तो वो कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह ये होती है क्योंकि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज देता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके किसी भी न्यूक्लियस के मास को डिसाइड करते हैं। क्लियर ना? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जब मिल जाते हैं तो दोनों किसी भी न्यूक्लियस का मास डिसाइड करते हैं। इतना बात क्लियर होगा आप लोग को? बाकी हम आपको एक बार और रिकैप कराएंगे। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है। कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। दिस इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। एंड अगर हम यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो ये होता है 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg। दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। इतना क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा आपको बात? चलिए यहां पर अगर हम बात करें, किसकी बात करें? नोट एक लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि हमारा जो मास ऑफ प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन की तुलना में वो 1836 टाइम्स बड़ा होता है। ठीक है, कितना? 1836 टाइम्स ग्रेटर देन द मास रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए अब हम बात करने वाले हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन जो होता है हमारा, उसका जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पर। और यहाँ पर न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6749 इंटू 10 की पावर -27। अच्छा, इसका है 1.67 इंटू 10 का मास। न्यूट्रॉन का मास यहाँ पर क्या है? स्लाइटली ज़्यादा है। किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से, स्लाइटली। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे जो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस होता है उसको बनाने के लिए कुछ टर्म्स यूज होते हैं। तो उन टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। टर्म्स, ओके। तो सबसे पहला टर्म है यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स। अब ये न्यूक्लियॉन्स वर्ड आप लोग बहुत सुनने वाले हैं आगे। तो न्यूक्लियॉन्स वर्ड का मतलब समझ लीजिए क्या है। अच्छा, आप देखिए जरा, किसी भी एटम के मिडिल में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। जैसे मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पर जैसे हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभी जो है दो लोग का दोस्ती है, दो लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ जो है सब
अपने जो है घूमने भी जाते हैं, तो अब जो है उनके दोनों के साथ को क्या बोलेंगे, तो उनके साथ को बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी कि जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ हमें कॉल करना हो तो हम उसको बुलाएंगे न्यूक्लियॉन्स। अब हम बात करने वाले हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। किसी भी जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर किसी भी न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर 10 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर उतना ही क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर ना, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो आगे बढ़ते हैं मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब अगर हम प्रोटॉन मान लेते हैं 10 प्रोटॉन हैं और 11 न्यूट्रॉन हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, या मान लेते हैं टोटल जो है कितने हो गए, 11 न्यूट्रॉन प्लस जो है 10 प्रोटॉन, तो यहाँ पर ये हो गया 21। तो 21 क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा। क्लियर ना, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय, किसे डिनोट करते हैं, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। क्लियर ना। अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर मास की। तो न्यूक्लियर मास की अगर हम बात करें तो यहां पर द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, टोटल मास। अब जैसे कि अभी हमने प्रोटॉन का मास क्या बताया था, 1.6726 था, 29 था, है ना, 26 इंटू 10 की पावर -27, दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास जो है हमारा इतना होता है 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg। और अगर जो है हमारा किसका, न्यूट्रॉन का मास, दोनों को अगर ऐड कर दें तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियर मास। 1.6726 इंटू 10 की पावर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा ये 49 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो ये हो जाता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों को सम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर मास निकल करके आ जाएगा। मतलब सिंपल सा समझिए, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन को अगर ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मास हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियाइड के बारे में। न्यूक्लियाइड क्या होता है, जरा देखिएगा। इट इज द स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैरेक्टरिस्टाइज्ड बाय एटॉमिक नंबर Z and mass number A. It is represented by ZXA। अब यहाँ पर हम जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो X है वो एलिमेंट है, क्या है, यहाँ पर जो X है वो एलिमेंट का क्या है, सिंबल है। क्लियर ना। तो इसको जो है यहाँ पर न्यूक्लियाइड बोलते हैं। तो अब जो है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं और समझेंगे यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। 1 AMU क्या होता है, जरा देखिएगा। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में कि एक बहुत ही छोटी यूनिट होती है यहाँ पर एटम को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हम लोग जो है इट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट विच इज सिलेक्टेड टू एक्सप्रेस एटम, न्यूक्लियस, फंडामेंटल पार्टिकल एंड अदर टाइनी पार्टिकल। मास 1 AMU इज इक्वल टू द 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम। तो 1 AMU का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.660565 इंटू 10 की पावर -27। तो यहाँ पर इसीलिए बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, इस वजह से हम लोग सिलेक्ट करते हैं इसको प्रेजेंट करने के लिए 1 AMU में, मतलब AMU में इसको प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। बात समझ आया। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस में हम बात करने वाले हैं आइसोटोप्स के बारे में। तो आइसोटोप होता क्या है, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। आइसोटोप होता है कि उसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहे बट मास नंबर चेंज होता रहे। तो एलिमेंट क्या होगा, सेम एलिमेंट होगा। क्लियर ना। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर इन्होंने बात थोड़ी अलग तरीके से कही है, जैसे एटॉमिक नंबर सेम रहे और मास नंबर जो है वो क्या रहे, डिफरेंट रहे। अब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाली क्या बात है, अब देखिए जरा। प्रोटॉन क्या, ये कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है ना। तो आप लोग का जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा तो उतने क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन 1 है यहाँ पर। न्यूट्रॉन कितना होता है, ये न्यूट्रॉन जो है मास नंबर से जब हम
जब हम मास नंबर से एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें तो हमारा जो है न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, प्रोटॉन कितना है 1 है, न्यूट्रॉन कितना है 0 है। प्रोटॉन कितना है 1 है, न्यूट्रॉन कितना है 2 - 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और प्रोटॉन कितना है, यहाँ पर प्रोटॉन कितना है बताएं ज़रा। प्रोटॉन फिर से 1 है, बट हमारा जो न्यूट्रॉन है वो कितने निकल करके आए हैं 2 निकल करके आया है। मतलब कि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कितने निकल करके आए हैं, धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर ना। एक तरीके से यहाँ पर ये भी जो बात दूसरी है वो ये भी कह सकते हैं कि इनका जो मास नंबर है वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। आइसोटोप में देखिए ज़रा, सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। तो यहाँ पर भी प्रोटॉन कितने हैं 17, यहाँ पर भी प्रोटॉन 17 हैं, बट अगर इनके न्यूट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा 18 है ना। और यहाँ पर निकल करके आएगा न्यूट्रॉन्स कितना 20 न्यूट्रॉन्स निकल करके आएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रोटॉन यहाँ पर भी कितने हुए 8 हुए, और यहाँ पर भी प्रोटॉन 8 हुए, और यहाँ पर भी प्रोटॉन 8 हुए। बट इन केस ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर क्या करेंगे 8 निकल करके आएंगे, यहाँ पर न्यूट्रॉन 9 निकल करके आएंगे, और यहाँ पर न्यूट्रॉन 10 निकल करके आएंगे। तो लगातार न्यूट्रॉन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो हम लोग दोनों तरीके से कह सकते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट होता है उनको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। एग्जाम में 2022 में इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो जो है आप लोग इसका डेफिनेशन अच्छे से कर लीजिएगा, और ये इम्पॉर्टेंट ही है, जितना भी बता रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट है। क्लियर ना। तो उससे बाहर कुछ भी नहीं है, इनसे बाहर जो भी हम बताएंगे और आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। क्लियर। चलिए आगे अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आइसो बार्स के बारे में और आइसोटोन्स के बारे में। चलिए आइसोबार क्या होता है। आइसोबार का मास नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। मास नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। या दूसरी भाषा में अगर हम कहें, या दूसरी लैंग्वेज में जो डेफिनेशन लिखा हुआ है हमने, उसमें क्या बोला है कि इनके अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें, किसकी बात करेंगे, प्रोटॉन्स की बात, तो वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट। देखिए एलिमेंट ये अलग है और ये अलग है। डिफरेंट एलिमेंट whose nuclei have same number of nucleons but different number of neutron and proton। न्यूक्लियॉन्स तो सेम होते हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स का मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, ये आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा जो है लैंग्वेज जो डेफिनेशन लिखवाया है वो इसलिए है कि आप लोग कंफ्यूज मत हो अगर कभी भी आपके न्यूमेरिकल्स में कुछ इस तरह का लिख करके आ रहा है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है, जो मास नंबर है ना, मास नंबर जो है वो न्यूक्लियॉन नहीं होता है। न्यूक्लियॉन क्या होता है बताते हैं अभी, ठीक है, वो बताते हैं आपको। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है न्यूक्लियॉन। क्लियर ना। तो वो क्या है, वो भी सेम है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम भी क्या है, सेम है ना। बट डिफरेंट क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है डिफरेंट है और न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या है, वो भी सेम है यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या बात कर रहा है यहाँ पे। तो प्रोटॉन यहाँ पर कितने आएंगे, 6 आएंगे। यहाँ पर प्रोटॉन कितने आएंगे, 7 आएंगे। यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने आएंगे ज़रा बताएं, 8 आएंगे। और यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना निकल करके आएगा, अच्छा न्यूट्रॉन यहाँ पर भी डिफरेंट है तो यहाँ पर न्यूट्रॉन निकल करके आएगा 7 निकल करके आएगा। न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना होगा भाई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा 14, और यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना होगा, 14 होगा। इट मीन्स यहाँ पर इसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्लियर ना। तो ये जो है यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स इसी को बोलते हैं। तो आगे देखते हैं इसको, यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो मास नंबर है जो, और जो एटॉमिक नंबर है, तो मास नंबर कितना है यहाँ पर 40 है और एटॉमिक नंबर कितना है 18 है। तो प्रोटॉन्स कितने होंगे, 18 होंगे। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 14 से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22। यहाँ पर जो है प्रोटॉन कितना होगा, 20 होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा भाई, न्यूट्रॉन होगा यहाँ पर कितना होगा, 20 होगा। ओके। बट न्यूक्लियॉन की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियॉन क्या होंगे, सेम होंगे, दैट इज़ अ 40 एंड दैट इज़ अ 40। क्लियर ना। न्यूक्लियॉन सेम है बट हमारा जो क्या है, हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट है। देखो यहाँ पे बोला भी है इन्होंने कि बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन।
आपको दिख गई होगी बात पूरा का पूरा। बात इजी है, लैंग्वेज जो है यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल इसलिए किया गया है क्योंकि आप लोग ये इजी वाला लैंग्वेज तो पढ़ते हुए आए हैं, बट अगर से न्यूक्लियन के टर्म में पूछेगा तो आप लोग कैसे टैकल करेंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखवाया है डेफिनेशन का, जो लैंग्वेज हमने बताया है वो लैंग्वेज जो है इसी वजह से लिखवाया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आइसोटोन्स की बात करते हैं। तो आइसोटोन्स क्या होता है देखते हैं। आइसोटोन्स में एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट whose nuclei have same number of neutron but different number of proton। प्रोटॉन जो है वो क्या होंगे, प्रोटॉन डिफरेंट नंबर के होंगे, है ना, प्रोटॉन डिफरेंट होंगे और न्यूट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर, ये बात यहाँ पर बोल रहा है, ऐसे उनको बोलते हैं आइसोटोन्स। चलिए आइए देखते हैं, प्रोटॉन कितना है 3 है, यहाँ पर प्रोटॉन कितना है 4 है, यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना है 7 - 3 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 - 4 देयर इज 4। तो यहाँ पर भी न्यूट्रॉन जो है 4 है और यहाँ पर भी न्यूट्रॉन 4 है, मतलब न्यूट्रॉन सेम है। क्लियर ना। एक तरीके से अगर हम देखें तो इनका जो है एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होता है, मास नंबर भी डिफरेंट होता है, और ये डिफरेंट एलिमेंट भी होते हैं। क्लियर ना, डिफरेंट एलिमेंट मतलब जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट भी होते हैं। क्लियर, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है ना, और इनका जो क्या बोलते हैं सेम जो है वो सिर्फ एक चीज है, वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे उनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। क्लियर ना, आप लोग समझिएगा कि जब भी किसी का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स केवल सेम हो और उसका जो है एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो, मास नंबर भी डिफरेंट हो, एलिमेंट भी डिफरेंट हो, तो आप लोग उनको आइसोटोन्स कहेंगे। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ आ गई होंगी, आइसोटोन्स एंड आइसोबार। आइसोटोन्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2017 में और 18 में। इसको जो है बोला गया आइसो न्यूट्रॉनिक। क्या बोला गया है, आइसो न्यूट्रॉनिक। क्लियर ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 2017 एंड 2018 में। 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो है वो टफ नहीं है, बट अगर आप आइसो न्यूट्रॉनिक दे देगा आपको लिख करके तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे, ये यहाँ पर जो है बहुत ही वो हो जाता है, आप लोग के लिए चैलेंजिंग हो जाता है ना। अब जैसे आइसोटोप्स हम लोगों ने पढ़ा था पहले, आइसोटोप्स को बोलते हैं आइसोप्रोटोनिक। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर आइसो न्यूट्रॉनिक, वहाँ पर आइसो प्रोटोनिक। क्लियर ना। अब जो है एग्जाम में पूछ लिया जाए आइसोप्रोटोनिक, आपको दे दिया जाए डिफाइन आइसोप्रोटोनिक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोप्रोटोनिक। आप लोग कहेंगे ये तो पढ़ा ही नहीं था आइसोप्रोटोनिक। देखिए यही होता है कि जब बदल के चीज़ें दे देता है आपको, ठीक है, क्वेश्चन वही होता है, पढ़ा आपने जो है होता नहीं है, उतना डेप्थ में गए नहीं होते हैं, और जो है आप आते हुई चीज़ें जो है उनको लेफ्ट करके आते हैं एग्जाम में। तो ये चीज़ जो है छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है, ध्यान से करनी है, देन आप लोग जो है पूरी बातें समझ पाएंगे। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर साइज के बारे में, उसके शेप के बारे में और उसकी डेंसिटी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर साइज के बारे में, शेप के बारे में बात करते हैं। तो शेप जो है हमसे बोला गया है कि प्रैक्टिकल यूज से और जो भी हमने आज तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके बिहाफ पर जो भी हमने देखा है, तो वो जो शेप होता है न्यूक्लियस का वो होता है कैसा, स्फेरिकल शेप होता है न्यूक्लियस का। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। तो शेप के बारे में तो बात क्लियर हो गई होगी। अब न्यूक्लियर साइज की अगर हम बात करें तो पहले तो इसका साइज जो है एटम, ये हमारा पूरा एटम है, ये जो है एटम है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये हमारा बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, उसका साइज जो होता है। क्लियर। और हमारा जो एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 होता है। और एक बात और भी है यहाँ पर, जो हमारा जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, न्यूक्लियस की बात करें, तो यहाँ पर न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे जैसे मास बढ़ता है, वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ता है। ये बात यहाँ पर शो हुई है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन shows that volume of a nucleus is directly proportional to the mass number। मतलब कि वॉल्यूम जो है वो मास नंबर के इक्वल है। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई स्फीयर का, क्योंकि स्फेरिकल इन शेप है। न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस है स्फेरिकल इन शेप। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है आप लोग बताइए जरा।
4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है कांस्टेंट हटा देंगे, तो आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के हो जाएगा। क्लियर ना, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, इस पावर को इधर सेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए की पावर 1/3। एंड व्हेन वी रिमूव द जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम जब हटाएंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा जिसको फर्मी कांस्टेंट भी बोलते हैं, आर नॉट 1/3। ये यहाँ पर निकल करके आया है। ये जो है क्या है, ये जो है हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, और ये हमारा कांस्टेंट है, इसको फर्मी कांस्टेंट भी बोल देते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर, मतलब कि इसको 1.2 फर्मी भी बोलते हैं। क्लियर। और जो हमारा ए है वो क्या है, मास नंबर। क्लियर ना, मास नंबर हमारा ए जो है वो क्या है, मास नंबर है यहाँ पर। क्लियर ना। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फॉर्मूले अभी जो है ये, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में, मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स। तो चलिए यहाँ पर बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। न्यूमेरिकल में बोला गया है व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कॉपर 2964। तो देखिए जरा फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का, r इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम सबसे पहले जो आर नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर नॉट। एंड ए का जो वैल्यू होता है वो होता है 64। क्लियर ना, ए का मतलब एटॉमिक, यहाँ पे ये है मास नंबर। क्या है, मास नंबर। और मास नंबर कितना दिया गया है Cu का 2964, तो ये कितना है 64, दैट इज़ अ मास नंबर। क्लियर ना, इतना क्लियर है। तो जा करके वैल्यू पुट कर देते हैं। तो r इज इक्वल टू आर नॉट इज़ 1.2 इंटू 10 की पावर -15, और ये हो जाएगा 64। क्लियर ना, और 64 का पावर 1/3। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, 4 का पावर 3 का पावर 1/3। क्लियर, 64 जो होता है 4 का पावर 3 होता है। इसको जो है लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर आएगा इस तरीके से, पावर 3 और 1/3, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे बचेगा 1.2 इंटू 10 की पावर -15। क्लियर ना, 1.2 इंटू 10 की पावर -15 इंटू 4, ये हो जाएगा कितना, 12 4 ज़ा 48, 4.8 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। इसको लिखेंगे 4.8 फर्मी। तो हमारा जो इसका जो न्यूक्लियस का रेडियस आएगा कॉपर के उसका, वो कितना आएगा, 4.8 फर्मी। क्लियर ना, कोई प्रॉब्लम है। चलिए अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है, उसमें बोल रहा है कि इनकी रेडियस का, इनकी रेडियाई का रेशियो बताना है। क्लियर ना, तो चलिए बताते हैं यहाँ पर कैसे बताएंगे। अच्छा, r इज इक्वल टू होता है आर नॉट ए का पावर 1/3। क्लियर, हमने इसके लिए r1 यूज़ किया है। r1 जैसे यूज़ करेंगे, आर नॉट a1, यहाँ पे a1 यूज़ करेंगे और का पावर 1/3। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1। एंड यहाँ पे r2 यूज़ करेंगे इसके लिए, है ना, ये आर नॉट a2 का पावर 1/3। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू क्या निकल करके आएगा, आर नॉट a1 का पावर 1/3 और आर नॉट a2 का पावर 1/3 निकल करके आएगा। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, r1 r2 इज इक्वल टू हो जाएगा a1 अपॉन a2 का पावर 1/3। अच्छा, अब हमें बताएं कि a1 का जो मास नंबर है वो कितना है, मतलब कि 64 है, और a2 का कितना है, 27 है। क्लियर ना, चलिए रखें यहाँ पे वैल्यू 64, 27, और इनका होल पावर कितना है 1/3, r1 r2। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 की पावर 3 की पावर 1/3, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 r1 एंड r2। ये निकल करके आया, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे r1 रेशियो r2 इज इक्वल टू 4/3 निकल करके आया है।
और जो है ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे जाते हैं। अभी जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं कि सेम ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, देखिएगा ज़रा, आप लोग रिलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है न्यूक्लियर रेडियस फाइंड करना है, मतलब कि r इज इक्वल्स टू r0 a का पावर 1/3। क्लियर ना, दैट इज अ न्यूक्लियर रेडियस। ओके, अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे हमसे बोल रहा है कि रेशियो फाइंड करना है। क्लियर ना, तो चलिए r1 यहाँ पर लिखेंगे। r1 इसके लिए यूज़ करेंगे एल्यूमिनियम के लिए, है ना। तो r0 a1 का पावर 1/3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। r2 यूज़ करेंगे तो क्या होगा, r0 a2 का पावर 1/3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। यहाँ पर फिर जब डिवाइड करेंगे तो r1 बाई r2, r0 a1 का पावर 1/3, r0 a2 का पावर 1/3, इसे कैंसिल, r1 अपॉन r2 a1 अपॉन a2 का पावर 1/3। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी है, a1 का वैल्यू कितना है भाई 27, a2 का वैल्यू कितना है 125, रख दें ज़रा, तो कितना होगा 27 और यहाँ पे 125 की पावर 1/3। क्लियर ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 जो है 3 का पावर 3 हो गया, मतलब कि इसको ये जो है 3/5 का पावर जो है 3 हो गया, है ना। और बाहर कितना है पावर 1/3। r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू क्या निकल करके आएगा भाई, ये निकल करके आएगा 3/5। क्लियर। तो r1 रेशियो r2 क्या होगा, 3:5 होगा। बात समझ आई है। ऐसे ही जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जो है यहाँ पर जो हमें एल्यूमिनियम दिया गया उसका रेडियस दे दिया गया इस बार, मतलब कि इस बार वैल्यू दे दी गई है, r1 का वैल्यू दे दिया गया है। यहाँ पे ये रेशियो आपका आ गया, तो क्या आया 3:5 आया। अब यहाँ पे देखते हैं r इज इक्वल टू होता है r0 a का पावर 1/3। क्लियर। r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r0 a1 का पावर 1/3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एंड r2 इज इक्वल टू क्या है, r0 a2 का पावर 1/3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, तो क्या होगा r1 बाई r2, r0 a1 का पावर 1/3, r0 a2 का पावर 1/3, इससे ये कैंसिल आउट होगा, a1 a2 का पावर 1/3, r1 अपॉन r2। क्लियर। यहाँ पर वैल्यू a1 का वैल्यू कितना है 27 है, a2 का वैल्यू कितना है 125 है, रखेंगे तो कितना आएगा 27 और 125 पावर 1/3, r1 r2 यहाँ पे आएगा 3/5 का पावर 3 1/3, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो r1 क्या हो जाएगा, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3/5। अच्छा, हमें यहाँ पर r1 का वैल्यू दिया गया क्योंकि इसका रेडियस है 3.6 फर्मी। क्लियर ना। तो हमने जो है यहाँ पर वैल्यू रख दी 3.6 फर्मी, और ये क्या है r2 इज इक्वल टू 3/5। तो r2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3.6 फर्मी। क्लियर। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 1.2 कितना आ जाएगा 6.0 फर्मी निकल करके आएगा, है ना। तो r2 मतलब रेडियस कितना निकल करके आया है टेरिलियम का, यहाँ पर ये निकल करके आया है 6.0 फर्मी। क्लियर ना। आप लोग को क्लियर हुआ होगा, और जो है नहीं हुआ है तो फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं। हमने पहले r1 इसको जो है r1 इसका रेडियस r1 लिया है, इसका रेडियस जो है r2 लिया है, और जो है जब हमने इसको डिवाइड करके किया तो r1 अपॉन r2 जो है निकल करके आया 3/5। फिर हमने r1 का वैल्यू हमको दिया गया था 3.6 फर्मी, हमने जा करके यहाँ पे रखा, और रखने के बाद जो है सॉल्व किया तो आया 6 फर्मी निकल करके आंसर आया है। अभी एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं, आप लोग देखिएगा। आप लोग से जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं इस चैप्टर से, है ना। तो वो सारी प्रोबेबिलिटीज़ आप पढ़ लें जो आपसे पूछ सकता है, बाकी तो जो है कुछ भी पूछ लेगा तो आप जो है ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बस ये ध्यान रखें थोड़ा अवेयरनेस लेवल बढ़ा दें
और जो है मेहनत जो है एक सही दिशा में करनी है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन है आपका, देखिए ज़रा यहाँ पर न्यूमेरिकल का है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस बार हमको रेशियो ऑफ मास दिया गया है, मतलब कि A1 मान लेते हैं और A2, ठीक है, इनका जो है हमको दिया गया है 1:8। क्लियर ना, मतलब कि A1:A2 हमको गिवन था, जो था 1:8। क्लियर, हमें निकालना है R1:R2। क्लियर ना, बहुत ही ईजी है, देखिएगा कैसे निकालेंगे। R इज इक्वल टू होता है R0 A का पावर 1/3, R1 इज इक्वल टू R0 A1 का पावर 1/3 एंड R2 इज इक्वल टू R0 A2 का पावर 1/3। ये हो गया, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर जब हम क्वेश्चन नंबर 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो R1 डिवाइडेड बाई R2 होगा R0 A1 का पावर 1/3, R0 A2 का पावर 1/3 कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 अपॉन A2 का पावर 1/3। क्लियर ना, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे A1 और A2 का रेशियो हमको ऑलरेडी गिवन था, वो हम सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8 का पावर 1/3 यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 का पावर 3 का पावर 1/3, है ना। 8 को हम लोग जो है 2 का पावर 3 लिख लेंगे और 1 का पावर 3 हो जाएगा, ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 3। और जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक्सपोनेंट है जो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखते हैं, तो आई होप आपको एक्सपोनेंट आता होगा। नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताएं आप लोग। R1 अपॉन R2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पर आया 1/2। R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 1:2 यहाँ पर निकल करके आया है। बात क्लियर हुई होगी आप लोग को, अगर नहीं हुई है तो जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। क्लियर ना, हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। तो देखिए ज़रा न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है, कैसे होता है। तो पहले दो यहाँ पे डेंसिटी का जो न्यूक्लियर डेंसिटी, अब यहाँ पर देखेंगे तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर, मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पर ये मास अपॉन वॉल्यूम m इज इक्वल टू यहाँ पर ये जो है यहाँ पर मास ऑफ न्यूक्लियस है, क्या है मास ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं न्यूक्लियॉन, तो यहाँ पे ये है मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर जो A होगा वो होगा मास नंबर। क्लियर ना, ये है मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, ये है मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, और ये क्या है मास नंबर। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम टैकल करेंगे। रो इज इक्वल टू मास की जगह यहाँ पर हो जाएगा m इंटू ए, और वॉल्यूम की जगह पर होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा होता है भाई, न्यूक्लियस का वॉल्यूम किस तरह से होता है स्फेरिकल शेप का होता है, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। रख दीजिए जरा 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, आर का हम लोगों ने वैल्यू निकाला था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का, R इज इक्वल टू R0 A का पावर 1/3। जा करके यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, रो इज इक्वल टू MA 4/3 पाई R0 A की पावर 1/3 का होल पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो रो इज इक्वल टू आ जाएगा MA अपॉन में 4, 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, और हम इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई R0 की पावर 3 और A हो जाएगा। A से ये कैंसिल आउट हो गया, तो रो इज इक्वल टू क्या आया 3m अपॉन 4 पाई R0 की पावर 3। क्लियर ना, यहाँ तक आपको क्लियर। अब हम जब इन सब की वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा, देखिए ज़रा, इसकी वैल्यू है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, है ना। पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, और R0 का वैल्यू कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर -15, ठीक है, मीटर। क्लियर ना, रख देंगे, रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ये हो गया, और यहाँ पे जो है वैल्यू आएगी 3.14,
और आर नॉट में यहाँ पे 1.2 इंटू 10 की पावर -15 का पावर। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर, ये यहाँ पर इसका आंसर निकल करके आया है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, है ना। एक न्यूमेरिकल करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको इस क्वेश्चन में बोला गया है मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयरन इज 5.85 AMU एंड इट्स मास नंबर इज इतना 56। हमें इसका रेडियस निकालना है और इसका डेंसिटी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले रेडियस निकालते हैं। r इज इक्वल्स टू आर नॉट a का पावर 1/3, ये होता है रेडियस निकालने का फॉर्मूला। अच्छा देखिए, आर नॉट का वैल्यू आपको पता है 1.2 फर्मी होता है और a का वैल्यू हमको गिवन है कितना, 56। चलिए r इज इक्वल्स टू आर नॉट a का पावर 1/3, 1.2, ये यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, 56 का पावर 1/3। तो अगर हम देखेंगे ये वैल्यू जो है नियर अबाउट करके जो है कितना आएगी, लगभग ये वैल्यू 56, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो क्यूब रूट कितना निकल करके आएगा, नियर अबाउट ये निकल करके आएगा 3 जो है 6 जो है समथिंग 5 के समथिंग आएगा, 5 या 6 के समथिंग आएगा निकल करके। क्लियर। अब जब यहाँ पर जो है हमने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आई, सॉल्व करने पे 4.8 फर्मी के अप्रॉक्स यहाँ पर निकल करके आएगा। इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4.8 फर्मी के इक्वल निकल करके आएगा अप्रॉक्सीमेशन में, या फिर 4.6 फर्मी निकल करके आएगा, 7 या फर्मी निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर ना। चलिए वैसे ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, इसका कैलकुलेशन करके अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू 4.6 निकल करके आ गया है। अब हमसे डेंसिटी का बात कर रहा है, तो डेंसिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, m इंटू ए अपॉन में वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर, यही होगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है, हमारा जो मास है वो कितना दिया गया है, हमारा जो मास है वो कितना दिया गया है, 55.85। ये हमारा क्या है, ये हमारा कैपिटल M का वैल्यू है। ठीक है, ये कितना है, 55 हमारा मास जो दिया गया है वो दिया गया है 55.85 AMU। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल M। तो यहाँ पे जब इसको हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 55.85 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो यहाँ पर जो M का वैल्यू रखेंगे तो वो तो ये रखेंगे। क्लियर ना। अच्छा, V का वैल्यू जो है वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या क्या रखेंगे, वॉल्यूम में रखेंगे 4/3, पाई का वैल्यू 3.14 और R की जगह पे रखेंगे कितना, यहाँ पे जो भी निकला है 4.6 फर्मी। फर्मी क्या होता है, 10 की पावर -15 यहाँ पे होता है, और ऊपर क्यूब लगा देंगे। क्लियर ना। तो जो है यहाँ पे ये हो जाएगा, वैल्यू रखते हैं कितना है, 55.85 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 4/3, 3.14 और यहाँ पे क्या होगा 4.6 इंटू 10 की पावर -15 का क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2.29 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, ये निकल करके आएगा यहाँ पर। तो आप लोग जो है कैलकुलेशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही टिपिकल नहीं है, आसान है। तो आई होप आपको वीडियो में बताई गई बातें समझ आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पर अपने प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। और भी हम कोशिश करेंगे कि अगर इस चैप्टर से कुछ भी आपका रह गया है तो हम आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। यहाँ पर आपका ये चैप्टर एंड हो गया है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यही टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लास्ट कुछ ईयर से तो यही क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी अगर कुछ और डिटेलिंग मिस हुआ है तो हम आपको करा देंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके उतना जो है शेयर भी कर दें, जिससे कि फ़ायदा हो जाए कुछ और लोगों का। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।